गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हम एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं तुम्हारा, और जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एलिमेंट की पीरियडिक क्लासिफिकेशन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के जो डिफरेंट एलिमेंट है जिनसे सारे कंपाउंड बनते हैं, हमें उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, उनको एक प्रॉपर पैटर्न में स्टडी करना है इस यूनिट के अंदर। ठीक है, चलो अभी जरा हम समझते हैं बात को। इस यूनिट में हमें पढ़ना है एलिमेंट की क्लासिफिकेशन के बारे में। बच्चों एलिमेंट की क्लासिफिकेशन के बारे में हमें पढ़ना है। एलिमेंट के बारे में हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एलिमेंट क्या होता है। बच्चों लगभग 1800 में 1800 में हमारी केमिस्ट्री के अंदर 30 एलिमेंट नोन थे। एलिमेंट हम जानते हैं ना क्या होते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब एलिमेंट है। ठीक है, 1800 में हमारी केमिस्ट्री के अंदर 30 एलिमेंट नोन थे, 30 एलिमेंट जाने जाते थे। 1865 में 63 एलिमेंट नोन थे। 1865 में लगातार नए एलिमेंट की 1800 से 1865 के बीच में नए एलिमेंट की डिस्कवरी लगातार हो रही थी, और 1865 तक 63 नॉन एलिमेंट थे हमारी केमिस्ट्री के अंदर। और अगर मैं प्रेजेंट डे की बात करूं, आज के दिन की बात करूं, तो आज के दिन बच्चों लगभग 118 एलिमेंट नोन है हमारी केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, और अभी भी हम लगातार डिस्कवरी हो रही होती है, नए नए एलिमेंट की डिस्कवरी लगातार चल रही, इसमें भी आगे और एलिमेंट आ सकते हैं। चलो बच्चों अब देखो, सुनो तुम ध्यान से, ये जो 118 नॉन एलिमेंट है, जो 118 एलिमेंट हमारी केमिस्ट्री में जाने जाते हैं, इन एलिमेंट की स्टडी को आसान बनाने के लिए हम इनको क्लासिफाई करते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। बच्चों पीरियडिक क्लासिफिकेशन के अंदर हमें देखो क्या पढ़ना है। जैसे हम किसी ग्रोसरी की शॉप पे गए, ठीक है, ग्रोसरी की शॉप पे गए और हमने कहा बिस्किट कहाँ है, या नमकीन कहाँ है, या सोप कहाँ है, तो वो कहेगा कि भाई उस कोने में सारे बिस्किट रखे हैं, तुम वहां से उठा लो। ठीक है, और किसी दूसरे कोने में वो कहेगा कि वहां पे नमकीन रखिए, तुम वहां से जो भी जिस भी ब्रांड की तुम लेना चाहो वहां से ले सकते हो। और किसी एक कॉर्नर में रखा होगा सोप, किसी एक में डिटर्जेंट, मतलब कि वो एक प्रॉपर पैटर्न में सबको सेट करके रखता है ग्रोसरी शॉप पे। अगर हमें बिस्किट लेना है तो वो सारे बिस्किट एक ही जगह हमें मिलेंगे, जिस भी ब्रांड का हमें चाहिए हम वहां से उठा लेंगे। अगर ऐसा होता कि अलग अलग ब्रांड के बिस्किट कहीं कहीं होते, तो हम मतलब कि वहां से आसानी से बिस्किट को सिलेक्ट करना मुश्किल होता, उठा पाना आसान नहीं होता। बच्चों ऐसे ही एलिमेंट है। अब देखो 118 एलिमेंट है हमारी केमिस्ट्री के अंदर। अब अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना स्टार्ट करूं तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर मैं इनको एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक प्रॉपर पैटर्न में स्टडी करूं कि जो एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी के हैं उनको मैं एक जगह इकट्ठा रख दूं, जैसे जितने भी ब्रांड के बिस्किट थे सारे मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए, तो वहां से चूज करना आसान था कि मुझे कौन सा ब्रांड का बिस्किट चाहिए, वहां से उठाना आसान था। ऐसे ही एलिमेंट को एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक टेबल की फॉर्म में रखा जाता है, जिससे उनकी स्टडी आसान हो जाती है। बच्चों इसी को बोलते हैं पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, चलो अब सुनो तुम ध्यान से, आगे की कहानी क्या है हमारे पास। बच्चों अगर एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले एलिमेंट को क्लासिफाई किया था लेवोजियर ने, एंटोनी लेवोजियर ने, जिनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। एंटोनी लेवोजियर ने बच्चों सबसे पहले एलिमेंट को क्लासिफाई किया, और उसने क्या कहा कि एलिमेंट को मैं क्लासिफाई कर रहा हूं 2 कैटेगरी में, एक कैटेगरी मेटल और दूसरी कैटेगरी नॉन मेटल। हम जानते हैं जितने भी मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होती है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं, हार्ड नहीं होते। अब अगर मैं
देखो तो कहीं ना कहीं लेवोजियर ने भी एलिमेंट की क्लासिफिकेशन को आसान बनाया था। उसने दो ग्रुप बना दिए, एक मेटल का एक नॉन मेटल का। लेकिन इसके बाद लगभग 1807 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी बच्चों, जिनको हम बोलते हैं एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन की थ्योरी का नाम था एटॉमिक थ्योरी। इसमें जॉन डाल्टन ने क्या कहा कि किसी भी एलिमेंट का एटम, देखो बच्चों एक बात ध्यान से समझ लो, जैसे मैंने एक एलिमेंट लिया, मान लिया मैंने आयरन लिया, मैंने आयरन लिया हुआ है, Fe लिया हुआ है, ये आयरन है बच्चों। Fe जो होता है, आयरन जो एलिमेंट होता है, उसके अंदर Fe के बहुत सारे एटम होते हैं, बहुत सारे एटम होते हैं। ठीक है, और ये हमने पढ़ा भी था, हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं मोल कंसेप्ट के बारे में। मोल कंसेप्ट में हमने स्टडी भी किया था कि किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर टोटल एटम की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो बच्चों यहां आयरन के बहुत सारे एटम है, Fe और ये Fe हमारे पास, ये Fe और ये Fe। ठीक है, सेम एज इट इज अगर मैं दूसरा कोई सब्सटेंस लेता, मान लिया मैंने कॉपर ले लिया, तो यहां कॉपर के बहुत सारे एटम होते, कॉपर का एटम है, कॉपर का एटम है, कॉपर का एटम है, और ये कॉपर का एटम है, कॉपर का एटम है। जॉन डाल्टन ने क्या कहा था? जॉन डाल्टन ने ये कहा अपनी थ्योरी के अंदर क्या, कि द एटम ऑफ वन एलिमेंट विल बी डिस्टिंगस का मतलब एक तरह से डिफरेंट ही होता है, कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम डिस्टिंगस फ्रॉम अदर, किसी दूसरे एलिमेंट से किस तरह से डिफरेंट होता है, डिस्टिंगस फ्रॉम अदर ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। देखो अब सुनो जरा तुम ध्यान से, जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पे ये आयरन का एटम है Fe, ये कॉपर का एटम है ये Cu। ठीक है, जॉन डाल्टन ने क्या कहा कि ये जो दो एटम है ना, आयरन का एटम कॉपर के एटम से डिस्टिंग्विश किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। इनके मास के बेस पे हम इनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, और इनमें जो डिफरेंस होगा वो एटॉमिक मास का होगा। जैसे इसका जो एटॉमिक मास है लगभग 56 होता है, इसका एटॉमिक मास 63.5 ग्राम होता है। तो बच्चों जॉन डाल्टन ने केवल ये कहा, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम को दूसरे एटम से हम डिस्टिंग्विश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। अब इस बात को दूसरे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी स्टडी का मतलब बेस बनाया, और उन्होंने इस जो जॉन डाल्टन ने कहा था कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम होता है वो दूसरे से एटॉमिक मास के बेस पे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, तो उन्होंने अपनी जो टेबल बनाई, उन्होंने जो अपनी क्लासिफिकेशन की एलिमेंट की, वो एटॉमिक मास के बेस पे की। और बच्चों सबसे पहला जो अटेम्प्ट किया था, जिसको हमारी केमिस्ट्री ने सही माना और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया बच्चों, वो दिया था डोबर्नियर ने, और उसको हम बोलते हैं डोबर्नियर रूल ऑफ ट्रायड। डोबर्नियर रूल ऑफ ट्रायड। ठीक है, ट्रायड का मतलब होता है बच्चों 3। ठीक है, ये रूल डोबर्नियर ने 1817 में दिया था। देखो बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं, डोबर्नियर ने 1817 में जितने भी एलिमेंट नोन थे, जितने भी एलिमेंट जाने जाते थे, उनको क्लासिफाई किया अपने तरीके से। अपने तरीके से कैसे क्लासिफाई किया, कि जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जैसी थी उनको एक जगह रखा, दूसरों की जिनकी एक जैसी थी उनको दूसरी जगह रखा। अब डोबर्नियर की क्लासिफिकेशन क्या थी वो देख लेते हैं हम। बच्चों देखो डोबर्नियर ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू डोबर्नियर रूल ऑफ ट्रायड। ट्रायड का मतलब होता है 3 एलिमेंट। व्हेन एलिमेंट आर अरेंज in increasing order of their mass,
देन ऑर्डर ऑफ द मास इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड। ट्रायड की फॉर्म में जब हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं, ट्रायड का मतलब 3 एलिमेंट एक साथ, ट्रायड, देन द एटॉमिक मास, then the atomic mass of middle element is nearly mean of other 2 element। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल दिया था डोबरनियर ने एलिमेंट की क्लासिफिकेशन का। उसने क्या कहा, सुनना जरा ध्यान से। उसने कहा जब हम एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज करते हैं और ट्रायड की फॉर्म में अरेंज करते हैं, 3 एलिमेंट को एक साथ रखते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस ट्रायड में जो मिडल एलिमेंट होगा, बीच का एलिमेंट होगा, उसका मास बचे हुए 2 एलिमेंट के मास का मीन होगा। बच्चों डोबरनियर ने जो ट्रायड बनाई वो देखो कौन कौन सी बनाई। मैं एग्जांपल लेता हूं डोबरनियर के ट्रायड का। पहली उसने ट्रायड बनाई, ट्रायड का मतलब 3 एलिमेंट एक साथ। पहली जो ट्रायड बनाई वो बनाई लिथियम, सोडियम और पोटाशियम की। ठीक है, उसने क्या कहा कि ये जो 3 एलिमेंट है ना, इन तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है, इन तीनों की सिमिलर प्रॉपर्टी है, और इन तीनों को मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। इसका मास 7 होता है, इसका मास 23 होता है, इसका मास 39 होता है। हम पढ़ के आ चुके हैं। ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, और ये है इसका एटॉमिक मास। ये क्या है, इसका एटॉमिक मास। अब सुनो तुम ध्यान से, पहली बात क्लियर हो गई। हमने एलिमेंट को ट्रायड की फॉर्म में अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज किया, इन तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है। ये बात पढ़ी हमने। एक और बात जो डोबरनियर ने बताई वो क्या कहा कि एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होगा, नियरली मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। जो बचे हुए 2 एलिमेंट है उनके मीन के लगभग बराबर होगा। जरूरी नहीं है एग्जैक्टली सेम हो, लगभग बराबर भी हो सकता है। तो चलो बच्चों देखते हैं। इसका मास 23 है और इसका मास 7 है, इसका 39 है। इन दोनों का मीन निकालते हैं। इन दोनों का मीन निकालेंगे तो 39 + 7 डिवाइड बाई 2। 2 एलिमेंट, 2 का मीन निकालना है तो डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो बच्चों क्या आया, 46 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ गया 23। और देखो ये बराबर है इसके, है ना। तो ये था बच्चों डोबरनियर रूल ऑफ ट्रायड। अब सुनो जरा, डोबरनियर ने केवल ये एक ट्रायड नहीं बनाया, और भी ट्रायड बनाए। वो भी मैं एग्जांपल लिखता हूं तुम्हारे सामने। और कौन से ट्रायड बनाए थे डोबरनियर ने, सुनो बच्चों तुम ध्यान से। अगला जो ट्रायड बनाया डोबरनियर ने वो बनाया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। ठीक है बच्चों, कैल्शियम का मास होता है 40, स्ट्रोंशियम के मास की बात करूं तो 87.5 होता है, बेरियम के मास की बात करूं तो 137 होता है। देखो ये 3 ऐसे एलिमेंट है जिनको डोबरनियर ने अपने ट्रायड में रखा। ठीक है, और ट्रायड में रखा इसका मतलब इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, इन तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज किया है। अब अगला जो लास्ट की जो बात है वो सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती, कि मिडल वाले एलिमेंट का मास इन दोनों का मीन होता है या नहीं होता, निकालते हैं। तो बच्चों 40 + 137 डिवाइड बाय 2 देखते हैं कितना आता है, 177 डिवाइड बाय 2। तो बच्चों ये आ गया 8 पे गया, 8 पे गया और 5, और ये वाला लगभग इसके सेम है। हालांकि एग्जैक्टली सेम नहीं है लेकिन लगभग सेम है। तो बच्चों यहां पे भी डोबरनियर रूल ऑफ ट्रायड फॉलो हुआ। अच्छा, इसके बाद जो अगला एग्जांपल था डोबरनियर रूल ऑफ ट्रायड का वो था बच्चों क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। ठीक है, क्लोरीन का मास बच्चों होता है 35.5, ब्रोमीन का मास लगभग 80 होता है, आयोडीन का मास होता है 127। अगर मैं देखूं ये तीनों एलिमेंट को तो बच्चों इन तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है, बिल्कुल सेम होती है, और इन तीनों एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज किया है। अब देखो देखते हैं जरा, ये मिडल वाले एलिमेंट का मास इन दोनों का मीन होता है कि नहीं होता है, 35.5 और ये 127 डिवाइड बाय 2। तो बच्चों कितना आया, ये आ गया 5 और ये पॉइंट, और ये आया 2 और ये आया 6 और ये आया 1 डिवाइड बाय 2।
तो बच्चों ये आ गया 81.25 और जो कि लगभग इसके सेम है, हालांकि एग्जैक्टली सेम नहीं है लेकिन लगभग सेम है। तो बच्चों डोबरनियर ने अपने ट्रायड को एक्सप्लेन करने के लिए ये 3 एग्जाम्पल दिए, एक लिथियम सोडियम पोटाशियम का दिया, एक कैल्शियम स्ट्रोंसियम बेरियम का दिया, एक क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का दिया। लेकिन बच्चों डोबरनियर रूल ऑफ ट्रायड पे लिमिटेशन लगी, इसके ड्रॉबैक भी थे, इसलिए इसको बहुत जल्दी रिजेक्ट कर दिया गया। इसके अंदर कमी क्या थी, लिमिटेशन क्या थी बच्चों? डोबरनियर रूल ऑफ ट्रायड उस टाइम में जितने भी नॉन एलिमेंट थे सबके ऊपर अप्लीकेबल नहीं था। डोबरनियर ने केवल 4 ट्रायड बनाए थे। इनके अलावा एक और ट्रायड बनाया था डोबरनियर ने, सल्फर, सेलेनियम और टेलरियम, इन तीनों का एक और ट्रायड बनाया था। डोबरनियर ने अपना जो रूल एक्सप्लेन किया था केवल इन 4 ट्रायड के ऊपर एक्सप्लेन किया। लेकिन बच्चों डोबरनियर के टाइम में 30 से भी ज्यादा एलिमेंट नोन थे। अब बचे हुए एलिमेंट के ऊपर डोबरनियर का रूल अप्लीकेबल नहीं हो रहा था, इसलिए इसके ऊपर लिमिटेशन लगी, इसीलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो बच्चों मैं यहां लिमिटेशन लिखता हूं, डोबरनियर rule of triad does not applicable for all known element। जितने भी उस टाइम में नॉन एलिमेंट थे सबके लिए डोबरनियर रूल ऑफ ट्रायड अप्लीकेबल नहीं था, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? चलो अब इसके बाद देखते हैं डोबरनियर के बाद किसने एलिमेंट की क्लासिफिकेशन के लिए अपनी थ्योरी दी। तो बच्चों डोबरनियर के बाद एक साइंटिस्ट आए और उनका नाम था न्यूलैंड। न्यूलैंड ने एलिमेंट को क्लासिफाई किया और न्यूलैंड ने देखो एलिमेंट को किस तरीके से क्लासिफाई किया, हमें ये देखना है। नेक्स्ट आया बच्चों न्यूलैंड रूल ऑफ ऑक्टेव। डोबरनियर का जो रूल था वो ट्रायड का रूल था, न्यूलैंड का जो रूल था बच्चों वो ऑक्टेव का रूल था। और ऑक्टेव का मतलब मैं तुम्हें बता देता हूं, ऑक्टेव का मतलब होता है 8। ठीक है, ऑक्टेव का मतलब 8 होता है, ट्रायड का मतलब होता है 3, ऑक्टेव का मतलब होता है 8। अब सुनो जरा न्यूलैंड का जो रूल था वो क्या था, मैं लिखता हूं एक बार डेफिनेशन। बच्चों न्यूलैंड ने जो रूल दिया था 1866 में दिया था। क्या कहा इसने अपने रूल में? अकॉर्डिंग to Newland rule of octave, when element are arranged in increasing order of atomic mass, then every eighth element have similar property. Every eighth element have similar property, just like eighth नोट ऑन म्यूजिकल स्केल। बिल्कुल जैसे 8 नोट होते हैं ना म्यूजिकल स्केल में और वो बार बार रिपीट करते रहते हैं, उसी तरह एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी लगातार रिपीट होती रहती है। सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट हर 8वें एलिमेंट के बाद हमें मिलेंगे। जैसे देखो बच्चों न्यूलैंड ने एलिमेंट को किस तरीके से अरेंज किया। जैसे न्यूलैंड के टाइम में हाइड्रोजन नोन था, हाइड्रोजन की डिस्कवरी हो चुकी थी, लेकिन न्यूलैंड के टाइम में हीलियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जो दूसरे नंबर का एलिमेंट है बच्चों उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। जितने भी हीलियम, जैसे मैं बात करूं हीलियम, नियोन, आर्गन, ये जो एलिमेंट थे इनकी डिस्कवरी 1900 के बाद में हुई थी, 1900 के बाद में हुई थी। न्यूलैंड के टाइम में ये जाने नहीं जाते थे। तो हाइड्रोजन के बाद कौन था? लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरोन, के बाद कार्बन, के बाद नाइट्रोजन, के बाद ऑक्सीजन।
के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियोन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो नियोन के बाद सीधा आया सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फास्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन, और आर्गन की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो सीधा कौन आया, पोटाशियम, और उसके बाद कैल्शियम। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बात तुम जानते हो, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, इसका मास 7 होता है, ऐसे ऐसे सबका अगर मैं मास लिखूं तो लास्ट में इसका मास 40 आएगा। और मास मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है, पहले जिस क्लास में तुमने स्टडी की थी एलिमेंट की, वहां पे बताया हुआ है मास के बारे में। चलो बच्चों अब सुनो तुम ध्यान से, इन एलिमेंट को मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज किया। ठीक है। न्यूलैंड ने क्या कहा कि देखो बच्चों ध्यान से देखना तुम, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, और सेवंथ के बाद ये कौन सा आया, 8th। अगर मैं ये कहूं कि हाइड्रोजन का 8th एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन का 8th कौन है, तो हाइड्रोजन का 8th फ्लोरीन है। ध्यान से समझना, हाइड्रोजन का 8th कौन आता है, फ्लोरीन। इसका मतलब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी फ्लोरीन के साथ मैच होगी। एवरी 8th एलिमेंट है सेम प्रॉपर्टी। अगर मैं कहूं लिथियम का 8th कौन आएगा, तो देखो बच्चों लिथियम का 8th कौन आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। लिथियम का 8th आएगा सोडियम। इसका मतलब लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम के साथ मैच करती है, बेरिलियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के साथ मैच करती है, बोरोन की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के साथ मैच करती है। क्यों करती है, क्योंकि बोरोन का 8th एलिमेंट एल्यूमिनियम है। बोरोन से अगर मैं आगे चलूं तो 8th नंबर पे कौन आएगा, एल्यूमिनियम आएगा। कार्बन का 8th कौन आएगा, सिलिकॉन, तो कार्बन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन के साथ मैच होती है। नाइट्रोजन का 8th कौन आएगा, नाइट्रोजन का 8th फास्फोरस आएगा, तो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी फास्फोरस के साथ मैच करती है। ऑक्सीजन का 8th कौन आएगा, सल्फर आएगा। तो बच्चों ये जो हाइड्रोजन के नीचे, जैसे अब अगर मैं तुमसे कहूं फ्लोरीन का 8th कौन आएगा, तो फ्लोरीन का 8th आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लोरीन आएगा। इसका मतलब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन जो ये एक साथ है ना, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम इनकी प्रॉपर्टी सेम है, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, इनकी सेम है, इनकी सेम है, इनकी सेम है। तो कहीं ना कहीं बच्चों एलिमेंट की स्टडी आसान हो गई। अब मैं हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी स्टडी करूंगा और हाइड्रोजन के बेस पे मैं कहूंगा हाइड्रोजन जैसी ही प्रॉपर्टी फ्लोरीन और क्लोरीन की होगी। मैं लिथियम की प्रॉपर्टी स्टडी करूंगा, मैं कहूंगा लिथियम जैसी ही प्रॉपर्टी होगी सोडियम और पोटाशियम की। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल। अब सुनो तुम ध्यान से, आगे की कहानी हमारे पास क्या है। अच्छा, न्यूलैंड का जो रूल है वो ये भी कहा जाता है कि ये म्यूजिकल नोट्स की तरह है। जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं ना, म्यूजिकल नोट्स क्या होते हैं, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और फिर से सा आएगा, है ना, यही होता है म्यूजिकल नोट। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, फिर से सा आएगा। यानी कि म्यूजिकल नोट्स में भी क्या होता है, एवरी 8th टाइम पे सिमिलर नोट हमें मिलेगा। तो ऐसे ही एवरी 8 टाइम पे सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट मिलेगा, ये कहा था न्यूलैंड ने। और रूल बहुत अच्छा था बच्चों कि हर 8वें नंबर पे हमें सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट मिलेगा। इसको बोलते हैं बच्चों न्यूलैंड रूल ऑफ ऑक्टेव। अच्छा, इस रूल की कुछ कमियां भी थी, लिमिटेशन भी थी। अगर मैं लिमिटेशन की बात करूं तो न्यूलैंड रूल ऑफ ऑक्टेव की लिमिटेशन बच्चों ध्यान से समझना क्या थी। पहली जो लिमिटेशन थी इसकी ये थी कि न्यूलैंड रूल ऑफ ऑक्टेव केवल कैल्शियम तक ही वैलिड होता है। ये वैलिड होता है 40 एटॉमिक मास तक। इसके बाद न्यूलैंड रूल ऑफ ऑक्टेव वैलिड नहीं होता। इसके बाद एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं मिलती। लेकिन मैं बच्चों तुम्हें एक बात बता देता हूं, कैल्शियम के बाद भी एलिमेंट नोन थे। अगर मैं बात करूं न्यूलैंड के टाइम में लगभग 63 एलिमेंट नोन थे। हर एलिमेंट के ऊपर न्यूलैंड रूल ऑफ ऑक्टेव एप्लीकेबल नहीं था, इसलिए इसको कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया गया। ये एक इसकी लिमिटेशन थी। तो मैं लिमिटेशन लिखता हूं, न्यूलैंड रूल ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड रूल ऑफ ऑक्टेव एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। ये केवल कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। आफ्टर कैल्शियम every 8th element does not have similar property.
सिमिलर प्रॉपर्टी। बच्चों ये हमारे पास पहली लिमिटेशन थी इसकी। अब देखो अगली लिमिटेशन क्या है, अगली लिमिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्या, अगर मैं न्यूलैंड के टाइम की बात करूं तो न्यूलैंड के टाइम में नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। बच्चों अभी तुम नोबल गैसेस के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं, नोबल गैसेस वो गैसेस होती है जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिनके पास मैजिक नंबर होता है। तुमने देखा होगा ना, जब मैंने कभी तुम्हें 9th क्लास में कराया था तो 9th क्लास में मैंने बताया था कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो ना तो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं ना देते हैं, उनकी वैलेंसी 0 होती है। वो एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 0 होती है उनको नोबल गैसेस बोलते हैं। जैसे हीलियम का नंबर बच्चों 2 होता है, अगर नियोन के नंबर की बात करूं 10 होता है, आर्गन के नंबर की बात करूं 18 होता है। अब अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 हो गई, इसकी बात करूं तो 2 8 हो गया, इसकी बात करूं तो 2 8 8 हो गया। देखो बच्चों सभी के पास ऑलरेडी मैजिक नंबर है, ना तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे, ना ही इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इनकी वैलेंसी 0 होती है। ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं नोबल गैसेस। और न्यूलैंड के टाइम में जो 63 एलिमेंट नोन थे बच्चों, ये नोबल गैसेस उन एलिमेंट में नहीं थी। नोबल गैसेस की डिस्कवरी लगभग 1900 में हुई थी, 1900 के लगभग नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई थी। अब समस्या क्या आई कि बाद में जब न्यूलैंड रूल ऑफ ऑक्टेव को हम स्टडी करने लगे, जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हो गई थी, तो देखो जरा ध्यान से देखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आ जाएगी। अगर डिस्कवरी हो गई थी नोबल गैसेस की 1900 में, जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई थी, तो यहां पे कौन आ जाएगा, हीलियम। अगर यहां पे हीलियम आ गया तो समस्या क्या हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वो जो एवरी 8th एलिमेंट है उस सिमिलर प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट है वो फेल हो गया। ठीक है बच्चों, नोबल गैसेस की डिस्कवरी के बाद एवरी 8th एलिमेंट है उस सिमिलर प्रॉपर्टी वाला जो फॉर्मूला था न्यूलैंड का, वो फेल हो गया। ये भी एक लिमिटेशन थी न्यूलैंड रूल ऑफ ऑक्टेव की। तो मैं लिख देता हूं, इन द टाइम ऑफ न्यूलैंड रूल ऑफ ऑक्टेव, noble gases are not discovered। ठीक है, तो अब मैं क्या कहूंगा, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस द रूल ऑफ ऑक्टेव फेल्स। जो ऑक्टेव का रूल है वो फेल हो गया। ठीक है, तो ये भी एक कमी थी न्यूलैंड रूल ऑफ ऑक्टेव की। तो बच्चों देखो, आज हमने एलिमेंट की क्लासिफिकेशन, दो जो साइंटिस्ट थे, एक डोवर्नियर और एक न्यूलैंड, उन दोनों की क्लासिफिकेशन को स्टडी किया। दोनों ने अपने तरीके से बच्चों उस टाइम में बहुत अच्छे से एलिमेंट को क्लासिफाई किया, लेकिन फिर भी कुछ कमियां आ गई जिनके कारण उनकी क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे बच्चों, अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मेंडेलीव पीरियडिक टेबल। सबसे पहले एलिमेंट को एक पीरियडिक टेबल की फॉर्म में बच्चों अरेंज किया था मेंडेलीव ने, और बहुत बेहतरीन काम किया मेंडेलीव ने एलिमेंट की क्लासिफिकेशन में। हमें वो स्टडी करना है, काफी बड़ा है, इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी तक इतना ही, इसको अच्छे से स्टडी कर लेना। थैंक यू।